फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे घर्षण विद्युत मतलब फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी का। जेई मेंस का टॉपिक हो या फिर नीट का टॉपिक हो, जो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी या घर्षण विद्युत है बार बार टॉपिक पूछा जाता है और ये स्थिर विद्युत का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आज अच्छे तरीके से समझेंगे और जेई मेंस के लेवल को और नीट के लेवल को टच करने की कोशिश करेंगे। ये एक्चुअल में टॉपिक होता क्या है इसका पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, घर्षण विद्युत या फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पार्ट है। सबसे पहली चीज, ये जो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है, मतलब स्थिर विद्युत का पार्ट है। स्थिर विद्युत के अंदर में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, और नीट में कई बार पूछा गया है और जेईई मेंस में भी कई बार पूछा गया है। तो ये क्या चीज होती है? ये एक प्रकार का फैक्टर होता है, ये जो डिसाइड करता है कि जैसे मान लीजिए दो बॉडीज हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, बॉडी ए और बॉडी बी और बॉडी ए के बीच में अगर फ्रिक्शन अगर होता है तो दोनों में से, देखिए सबसे पहली चीज ये ऐसा कहा गया है कि अगर मान लीजिए दो बॉडीज में अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल चार्ज अगर ट्रांसफर होते हैं तो किसी में पॉजिटिव होगा किसी में नेगेटिव होगा। तो अगर मान लीजिए फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन की वजह से इनकी सरफेस पर, फ्रिक्शन की वजह से इनकी सरफेस में हीट डेवलप होगी। सबसे पहली कंडीशन फ्रिक्शन की वजह, सबसे पहली कंडीशन तो क्या होगा? फ्रिक्शन होगा मतलब घर्षण होगा। घर्षण होगा तो हीट डेवलप होगी। अगर मान लीजिए हीट डेवलप होगी तो सरफेस के जो एटम होंगे, सरफेस के जो एटम होंगे, सरफेस के जो परमाणु होंगे, सरफेस के जो एटम होंगे वो इफेक्टेड होंगे। पहली चीज फ्रिक्शन होगा तो सरफेस पर हीट डेवलप होगी, और अगर सरफेस पर अगर हीट डेवलप होगी तो सरफेस के जो एटम है या जो परमाणु है वो थोड़े से हीट से इफेक्टेड होंगे या हीट के प्रभाव में आएंगे। अगर वो हीट के प्रभाव में होंगे तो उनके साथ में एक प्रोसेस होंगी जिसको हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। तो ये जो आयोनाइजेशन प्रोसेस से ये जो आपके जो एटम या जो परमाणु है, यहाँ पर मान लीजिए ये परमाणु जो ये सतह पर है या सरफेस पर है, सतह पर या सरफेस पर जो परमाणु हैं ये आयोनाइजेशन प्रोसेस से गुजरेंगे, और जब ये आयोनाइजेशन प्रोसेस से गुजरेंगे तो कोई पॉजिटिव होगा और कोई निगेटिव होगा। लेकिन कौन सा पॉजिटिव पहले होगा और कौन सा बाद में निगेटिव होगा, या कहने का मतलब ये कि दोनों में से कौन सा पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा और कौन सा पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो ये डिसाइड करने के लिए एक फैक्टर होता है जिसको हम वर्क फंक्शन या हिंदी में कार्यफलन कहते हैं। और ये कार्यफलन कुछ भी नहीं है, एक प्रकार का थोड़ा सा केमिस्ट्री का एक कैलकुलेशन है जिसको हम फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक में या स्थिर विद्युत में पढ़ते हैं। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वर्क फंक्शन एक्चुअल में है क्या चीज। फॉर एग्जाम्पल, दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हीट डेवलप होगी, हीट डेवलप होंगी तो सरफेस के जो एटम है या सरफेस सतह के जो परमाणु हैं उनको एक प्रकार से हीट से वो इफेक्ट होंगे, और जब वो हीट से इफेक्ट होंगे तो प्रोसेस उनकी सरफेस पर क्या हो जाएगी? आयोनाइजेशन की हो जाएगी। और जब ये आयोनाइजेशन की प्रोसेस होगी, आयोनाइजेशन की प्रोसेस होगी तो ये मान के चलिए कि कोई भी एटम की जो बाहर का जो ऑर्बिट है या जो बाहर की जो कक्षा है उसमें बाहर जो घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सीधे सीधे इफेक्टेड होंगे। देखिए प्रोसेस कहाँ से आ रही है, सबसे पहले फ्रिक्शन होगा, उसके बाद हीट डेवलप होगी, सरफेस के एटम जो है वो इफेक्ट होंगे, उसके बाद आयोनाइजेशन प्रोसेस होगी। तो आयोनाइजेशन प्रोसेस में जो आपके जो एटम के जो बाहरी कक्षाओं के या जो ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है वो इफेक्टेड होंगे। अब वो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन अगर इफेक्टेड होंगे तो दो परमाणु एक साथ कांटेक्ट में आएंगे। मान लीजिए कि दूसरा वाला जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, तो ये वाला भी पार्ट इफेक्टेड है और ये वाला भी पार्ट इफेक्टेड है। अगर मान लीजिए यहां से पहले इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो दूसरे वाले परमाणु की सरफेस पे जाके बैठ जाएगा, और अगर मान लीजिए दूसरे वाले पार्ट्स में अगर इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो वो पहले वाली सरफेस पर आके बैठ जाएगा। तो दोनों में से पहले, याद रखिए, दोनों में से पहले जिस परमाणु या जिस एटम की सरफेस से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और सामने वाला जो एटम है वो निगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल याद रखिए कि इस पर्टिकुलर बॉडी ए का जो वर्क फंक्शन WF1 है और पर्टिकुलर बॉडी बी का जो वर्क फंक्शन है WF2 है। अगर मान लीजिए WF1 की वैल्यू ज्यादा हो गई, अगर मान लीजिए WF1 की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो WF1 की वैल्यू ज्यादा हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि इससे इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बाद में निकलेगा। वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को उनकी कक्षाओं से या ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? हीट के फॉर्मेट में आ रही है। और वो मिल कहाँ रही है एक्चुअल में? वो फ्रिक्शन की वजह से मिल रही है। तो WF1 का मान अगर ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी 1 के जो सरफेस के जो एटम या परमाणु है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है कि वहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन बाद में निकलेंगे। और WF2 का मान अगर मान लीजिए कम है, इसका मतलब है कि रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी
या सरफेस के जो एटम्स की बाहरी कक्षाओं से या जो ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा इसका मतलब है कि वहाँ पर आपको एनर्जी ज़्यादा देनी नहीं है, और जहाँ ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी है वहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल करके सामने वाली सरफेस पे चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जिस सरफेस पर जाकर के चले जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और जिस सरफेस को छोड़ करके चले जाएगा, जिस सरफेस पर जाकर रुक जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगी सरफेस, और जिस सरफेस को छोड़ करके चले जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगी सरफेस। तो इस कंडीशन में अगर WF2 का रिलेशन अगर बॉडी B से है और WF1 का रिलेशन अगर बॉडी A से है और WF1 की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो याद रखिए WF1 वाली जो सरफेस होगी वो निगेटिव हो जाएगी। तो WF1 वाली जो सरफेस होगी वो निगेटिव हो जाएगी, और इस कंडीशन में WF2 वाली जो सरफेस हो जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। कुल मिलाकर के वर्क फंक्शन या कार्यफलन जिसके लिए कम होगा, कुल मिलाकर के वर्क फंक्शन या कार्यफलन जिसके लिए कम होगा वो सरफेस पॉजिटिव हो जाएगी, वो सरफेस पॉजिटिव हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो या इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होगी वो होगी आपकी पॉजिटिव वाले एलिमेंट से नेगेटिव वाले एलिमेंट की तरफ। मतलब अगर इस कंडीशन में अगर अब देखा जाए तो याद रखिए WF1 की वैल्यू WF2 की वैल्यू अगर मान लीजिए कम है और WF1 की वैल्यू अगर मान लीजिए अधिक है, ओके, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो WF2 वाली बॉडी की सरफेस से इलेक्ट्रॉन जाएंगे WF1 वाली सरफेस पर, और ये हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा आपका निगेटिव, और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। फिर बात आती है कि एक्चुअल में ये वर्क फंक्शन की वैल्यूज कितनी होती है। तो वर्क फंक्शन की जो वैल्यूज होती है मैं आपको बता दूं, वर्क फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है -13.6 अपॉन n², जहां पर ये जो n है ये बाहर का ऑर्बिट है, मतलब ये जो ऑर्बिट है, सॉरी, n क्या है, ये ऑर्बिट की संख्या है या नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और इसके ऑर्बिट के जो कैलकुलेशन है अंदर की तरफ से बाहर की तरफ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है पहली कक्षा में से या पहले ऑर्बिट में से, तो आप सीधे सीधे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल, ओके, इसका जो मात्रक है या यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल। तो अगर मान लीजिए पहली कक्षा में से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो -13.6 या -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये माइनस इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये एनर्जी बाहर से एक्चुअल में रिक्वायर्ड होती है, तो बाहर से रिक्वायर्ड होने की वजह से इसको निगेटिव माना जाता है, अदरवाइज इस निगेटिव का कोई दूसरा मीनिंग नहीं है। तो अगर मान लीजिए पहली कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। दूसरी कक्षा का अगर मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसमें आप 2 का स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, तो इस हिसाब से आपका जो आंसर आ जाएगा ये लगभग दूसरी कक्षा के अगर हम बात करें तो दूसरी कक्षा के किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर मान लीजिए निकालना है तो ये हो जाएगा आपके लिए लगभग 3.4 इलेक्ट्रॉन के आसपास। ऐसे तीसरी कक्षा के लिए 9 का डिवाइड कर सकते हैं, चौथी कक्षा के लिए आप मान लीजिए कि 16 का डिवाइड कर सकते हैं, पांचवी कक्षा के लिए 25 का डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया वर्क फंक्शन। किसी भी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन को अगर आपको निकालना है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उनके वर्क फंक्शन की वैल्यूज जो होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम स्थिर विद्युत में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर दो बॉडी को अगर फ्रिक्शन के इफेक्ट से अगर गुजारा जाए और कौन सी बॉडी होगी पॉजिटिवली चार्ज और कौन सी बॉडी होगी नेगेटिवली चार्ज, तो वो डिपेंड करता है वर्क फंक्शन पर। और इंडिविजुअल कक्षाओं के लिए या इंडिविजुअल ऑर्बिट के लिए आपके लिए जो वर्क फंक्शन की वैल्यूज है वो फिक्स होती है। तो हमेशा याद रखिए जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट होगा या सरफेस होगी, और आपका जो वर्क फंक्शन जिस बॉडी का ज़्यादा होगा या जिस सरफेस का ज़्यादा होगा वो सरफेस आपकी नेगेटिव सरफेस होगी। और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव होने के बाद फिर इनके जो बिहेवियर होंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के पॉइंट चार्ज के बेसिस पर चलेगा। तो आने वाले वीडियोज़ में आपको पॉइंट चार्ज, कूलम का नियम, सारा चीज़ें मैं इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर IIT JEE और नीट के लेवल पर लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप्स में जरूर शेयर करने की कोशिश करिए। और अगर मान लीजिए किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है और हमारा एक रिदम से चलेगा पूरा का पूरा कोर्स, एकदम टॉपिक वाइज 11th वाला पोर्शन भी चलेगा, 12th वाला पोर्शन भी चलेगा। अभी ये 12th वाला पोर्शन चल रहा है, अल्टरनेट दोनों के दोनों पार्ट को हम कवर करेंगे। तो जो चीज़ें कवर हो सकती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी की सारी चीज़ें कवर करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक भी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए उस यूनिट में आपको लगता है कि ये टॉपिक छूट गया है और वो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो बता दिया जाएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।